नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक तेजी से चल रहे भारत के अनुकरणीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, औषधियों और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के समारोह को संबोधित करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। केंद्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी। सिनेमा और थिएटर हॉल के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी। और देश भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 आरंभ। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये गर्व की बात है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है। साथियों, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ है। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है।
प्रधानमंत्री ने बिहार के सीवान के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी प्रियंका पांडे का उल्लेख किया, जो उनके सुझाव से प्रेरित होकर देश के 15 पर्यटन स्थलों के लिए निकलीं। 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष से अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। श्री मोदी ने हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी का उल्लेख किया और बताया कि सब्जी मंडी से जुड़े लोग बची खुची और खराब सब्जियों से बिजली बना रहे हैं। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहाँ हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह हरियाणा की एक ग्राम पंचायत में गंदे पानी को फिल्टर कर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाचार के इन तरीकों से जहां पर्यावरण संरक्षण होता है, वहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौत के लोगों ने तय किया इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की उन 4 महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की सीधी उड़ान की कमान संभाली। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 वुमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक सुगंध का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे चिली की राजधानी सांतियागो में 30 से अधिक योग विद्यालय हैं। वहां 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। श्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे कागज का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपालन के आग्रह पर सड़क सुरक्षा की भी बात की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों में सबको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती है, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माईगॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात इस वर्ष के पहले संबोधन में झांसी में चल रहे स्ट्रॉबेरी उत्सव की चर्चा की। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। इसका उद्घाटन 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस अनूठे उत्सव के उद्घाटन अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्ट्रॉबेरी उगाने की ये पहल बहुत आगे तक जाएगी और बहादुरी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अब किसान अपनी छतों पर स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं और बुंदेलखंड को पहले की तरह बंजर क्षेत्र होने की भ्रांति को तोड़ रहे हैं। इस समय झांसी जिले में लगभग 14 एकड़ भूमि में लगभग 10,000 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी उत्सव का उद्देश्य समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती को बढ़ावा देना है। इस उत्सव की शुरुआत पर आकाशवाणी समाचार ने झांसी के जिलाधिकारी आंद्रिय वामसी से बातचीत की थी, जिन्होंने इस उत्सव का उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इसके माध्यम से बागवानी विभाग उन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दे रहा है जो स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में मददगार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिचगांव की जनजातीय महिलाओं के बारे में चर्चा की। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चिचगांव की एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की जब कोरोना महामारी के चलते आय प्रभावित हुई तो वे निराश नहीं हुई। इन महिलाओं में से एक मीना रहंगडाले ने सभी महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मीना रहंगडाले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कहानी साझा की। मेरा नाम मीना रहंगडाले है। मैं ग्राम चिचगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। कुछ पैसे हमें मिला, उससे हमने सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोची कि राशि संगठन की सहायता से मिली। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका जिले में शुरू की गई एक नई पहल की चर्चा की। सरकारी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक सपन कुमार ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों की मदद के लिए गांव की दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी की वर्णमाला पेंट करा दी थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सपन कुमार के प्रयासों की सराहना की। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर सपन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विद्यालय में कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि में गांव के हर घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाने के आइडिया की चर्चा मन की बात में की है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुमका जिला के डुमरथर जैसे गांव में हो रहे इनोवेशन का भी इतना ख्याल रखते हैं। इसके लिए मैं अपने सभी अभिभावकों, सभी बच्चों, अपने सभी सहयोगी शिक्षकों और डुमरथर के सभी ग्रामीणों के साथ उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 3:15 बजे प्रबुद्ध भारत पत्रिका के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम ने आयोजित किया है। एक रिपोर्ट। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। ये पत्रिका भारत में प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका प्रकाशन मद्रास से आरंभ किया गया। इसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। बाद में अप्रैल 1899 से इस पत्रिका का प्रकाशन अद्वैत आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया और तब से ये लगातार प्रकाशित हो रही है। प्रबुद्ध भारत में सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरबिंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी महान विभूतियां लेख लिखते रहे हैं। अद्वैत आश्रम प्रबुद्ध भारत के सभी संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। समाचार कक्ष से किरण शर्मा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक तेजी से चल रहे भारत के अनुकरणीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना की।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, औषधियों और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के समारोह को संबोधित करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। केंद्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी। सिनेमा और थिएटर हॉल के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी और देश भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 शुरू हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के आम बजट पर पूरे दिन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसमें बजट का विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण सोमवार 1 फरवरी को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। ये आकाशवाणी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्यसभा के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। श्री नायडू ने विभिन्न दलों के नेताओं से सदन के कामकाज के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। इस बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं ने भरोसा दिलाया कि सभी तरह के बहस और विचार विमर्श में पूरी भागीदारी रहेगी। इस बैठक में आधा दर्जन मंत्रियों और विभिन्न दलों के 25 नेताओं ने भाग लिया। ये निर्णय लिया गया कि बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन इस महीने की 15 तारीख के बजाय सदन की कार्यवाही 13 तारीख को स्थगित हो जाएगी, ताकि विभागों से संबद्ध संसदीय समितियां विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर जांच कर सकें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के लिए नेताओं द्वारा अधिक समय मांगे जाने पर राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य संबंधित अधिकारियों से सदन का कार्यक्रम फिर से तय करने को कहा था। श्री नायडू ने कहा कि इन दोनों प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से सांसदों को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा का पर्याप्त अवसर मिलता है, जिसके लिए उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए। सदन में समय के प्रबंधन के बारे में श्री नायडू ने कहा कि मंत्रियों को विधेयक प्रस्तुत करते समय और बहस समाप्त होने पर उत्तर देते समय संक्षेप में और सटीक बात कहने का हुनर सीखना चाहिए, जिससे कि सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले 10 महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट। 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला बजट कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किया जाने वाला यह तीसरा बजट कोरोना महामारी काल के बाद का देश का पहला बजट होगा, जिससे देश की पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान की जाएगी। शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने पंत और पुजारा की बल्लेबाजी के तर्ज पर आवश्यक राजकोषीय सावधानियों के साथ ही कुछ जुझारू आर्थिक फैसलों की घोषणा के संकेत भी दिए हैं। जहां एक ओर देश ने समय से लिए गए फैसलों की वजह से कोरोना महामारी के कारण जूझ रही आर्थिक मंदी से इतर अपने विकास रथ को कायम रखा है, वहीं दूसरी ओर यह बजट 11% के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की भविष्य की रूपरेखा चिन्हित करेगा। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सरकारी व्यय पर अत्यधिक जोर दिए जाने के संकेत के साथ ही 2021 का ऐतिहासिक बजट कोरोना से संक्रमित आर्थिक हालात के लिए किसी वैक्सीन से कम नहीं होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली।
आम बजट के मद्देनजर आकाशवाणी ने देश के विभिन्न हिस्सों में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं। वाराणसी के चंद्रशेखर सिंह प्रगतिशील किसान हैं। इस वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। चंद्रशेखर को बजट से कई उम्मीदें हैं। विगत कई वर्षों से किसानों के हित में सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना। मैं सरकार से आशा रखता हूं जैसे किसानों के क्रेडिट कार्ड का जो राशि है उसको और बढ़ाया जाए। किसान गांव में उद्योग लगावे, व्यापार लगावे, उसके लिए उनके जमीन पर भी उद्योग की तरह जो है लोन दिया जाए, बैंक लोन दे, किसान खेती के साथ साथ उद्योग धंधा भी कर सके और हमारा पूरा गाँव खुशहाल हो। और जब गाँव खुशहाल होगा तो हमारा पूरा राष्ट्र खुशहाल होगा। शेयर बाजार विशेषज्ञ अंकित त्यागी को उम्मीद है कि सरकार बजट में निवेशकों को बड़ी राहत दे सकती है। एक निवेशक के तौर पर मुझे बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछली बार जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ हटा दिया गया था, तो इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स या कुछ इस तरह की चीजें हटाई जा सकती हैं। और शेयर बाजार ने जैसे रिटर्न दिए हैं तो उस हिसाब से मुझे काफी उम्मीदें इस बार इसलिए लग रही हैं कि निवेशकों के लिए काफी कुछ बजट में आ सकता है। झारखंड में व्यापारिक समुदाय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत आशाएं हैं। झारखंड वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष प्रवीण जैन को उम्मीद है कि जीएसटी को सरल किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऋणों पर ब्याज दर कम की जाएगी। जो उद्योगों से जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो लागू करने पे विशेष ध्यान होना चाहिए और एमएसएमई सेक्टर पे और भी ज्यादा खर्च हम कैसे करें, बहुत ही कम रेट में से 2-3% पे अगले 4-5 वर्षों के लिए लोन की सुविधा हो, क्योंकि कोविड में कैपिटल का एक इशू रहा है। केंद्रीय बजट से आशा की जा रही है कि आयकर ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे खर्च करने के लिए आम आदमी के पास अधिक पैसा बचे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन डोकानिया ने इस बारे में आशा व्यक्त की। इनकम टैक्स में की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में कुछ उम्मीद है कि एग्जेम्पशन का स्लैब बढ़ाया जाएगा। अभी जो एटीसी में छूट मिलती है वो 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम सीलिंग है उसकी, वो बढ़ा करके 2 लाख रुपया किया जाए, जिससे आम लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा और उससे इकोनॉमी को भी बढ़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में ये राहत महत्वपूर्ण कदम है। फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहां के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीजें ले जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया, प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। फेस मास्क पहनने और कोविड अनुकूल व्यवहार को भी आवश्यक किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत देश भर के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों से प्रवेश स्थलों पर आगंतुकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने तथा बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश के लिए कहा गया है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 रोगी ठीक हुए।
अब तक 1,04,23,125 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय रोगियों की कुल संख्या संक्रमित लोगों का केवल 1.57% है। इस समय 1,68,784 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 13,052 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 1,07,46,183 हो गई है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 127 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक कोविड से 1,54,274 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 7,50,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 19,65,00,000 जांच की जा चुकी है। देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान 2021 शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। ये दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी इस अभियान में 24 लाख स्वयंसेवी, 1.5 लाख पर्यवेक्षक, सामाजिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल अपना सहयोग देंगे। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी करीब 2 करोड़ परिवार के घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलियो की दवा से कोई बच्चा छूट न जाए। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से पहले विश्व भर में पोलियो के 60% मामले भारत में थे। देश में 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में पोलियो का अंतिम मामला देखा गया था और अब भारत एक दशक से पोलियो मुक्त है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 27 मार्च 2014 को भारत सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के समस्त दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिलना भारत और वैश्विक जन स्वास्थ्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरी पोलियो के केस को 13 जनवरी 2011 को भारत में देखा, वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्थान पर, और आज जब हम जनवरी 30 को आपके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं, तो भारत को पूरे 10 साल यानी पूरा एक दशक हो चुका है जब वो पोलियो को समाप्त कर चुका है। नागालैंड में राज्य स्तरीय पोलियो टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान निदेशक डॉक्टर VZ सौखरी ने कोहिमा में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य का विशाल तंत्र है और कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने आज सुबह कोसापालयम में सरकारी स्कूल के प्रांगण में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक देकर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकारी यात्रा रद्द होने के बावजूद इस जनसभा में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। राज्य के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल भी इस जनसभा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक तेजी से चल रहे भारत के अनुकरणीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, औषधियों और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के समारोह को संबोधित करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। केंद्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी। सिनेमा और थिएटर हॉल के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।